तो स्टूडेंट्स, आज हम समझने वाले हैं क्लास 11th का एक और चैप्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस इसे माना जाएगा। जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इसमें आने वाले कंसेप्ट्स को आप सीखेंगे। कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। हाँ, कंसेप्ट इस चैप्टर के अंदर काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा हैं और इजी हैं, आसान हैं। आपको इस चैप्टर को बहुत ध्यान से, लगन से समझने की ज़रूरत होगी। इसमें आने वाले टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में इस्तेमाल होंगे, एस ब्लॉक में इस्तेमाल होंगे, पी ब्लॉक में इस्तेमाल होंगे, क्लास 12th में होंगे। एक तरह से कहा जाए तो आपके नीट और जेईई एग्जामिनेशन में करीब 8 से लेकर 10 क्वेश्चन तक इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड होते हैं, जो अलग अलग चैप्टर में से पूछ लिए जाते हैं। तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट चैप्टर ये रहेगा, इतना आप जान लो। आप इस चैप्टर को अपने लोअर क्लासेस 9th क्लास के अंदर भी आप पढ़ चुके हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि एलिमेंट्स को इस तरह से प्लेस करना, इस तरह से स्टडी करना कि एक जैसे एलिमेंट एक साथ आ जाएं और डिफरेंट एलिमेंट सेपरेट हो जाएं। हमारे पास 117 के अराउंड एलिमेंट्स हैं और उन सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को लर्न करना, अलग अलग लर्न करना एक तरह से बहुत मुश्किल काम है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एलिमेंट्स की स्टडी कर लेते हैं और एक जैसे एलिमेंट को एक साथ रख लेते हैं और ये मान लेते हैं कि जो इसकी प्रॉपर्टी हैं वो बाकी उस ग्रुप में प्रेजेंट सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टी होंगी। सो वी कैन से क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ कि एक जैसे एलिमेंट को एक साथ प्लेस करना और डिफरेंट एलिमेंट को सेपरेटली प्लेस करना। अलग अलग समय पे अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारे एफर्ट्स किए। लॉज ऑफ ऑक्टेव्स आपने पढ़ा, लोथर मेयर क्लासिफिकेशन पढ़ा, मेंडलीव का क्लासिफिकेशन। बल्कि मेंडलीव ने तो एक काफ़ी अच्छा काम भी किया था, उसने एटॉमिक मासेस को दोबारा से कैलकुलेट किया था। लेकिन पुराने ज़माने में एक बात देखी गई कि भाई जितने भी क्लासिफिकेशन हो रहे थे वो सभी के सभी एटॉमिक मास के बेसिस पे हो रहे थे। चाहे वो आपका लॉज ऑफ ऑक्टेव्स था, लोथर मेयर था, मेंडलीव था, ये सभी के सभी एक्टिव मास को क्राइटेरिया, एटॉमिक मास को क्राइटेरिया मानते हुए हो रहे थे और सारे गलत हो रहे थे। एक साइंटिस्ट था मोज़ेले, नाम याद रखेंगे, दिस इज मोज़ेले। कई लोग मूज़ले बोलते हैं, मूज़ले नहीं, मोज़ेले ने कहा कि भाई एक बात कॉमन है कि ये जो आप क्लासिफिकेशन जितने भी कर रहे हैं ये फेल हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और उसने कहा कि आप सभी में एक ही बात कॉमन है कि आप एटॉमिक मास को क्राइटेरिया मानते हुए क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। उसने कहा कि चलो एक दूसरी चीज़ अपनाओ और उसने एक लॉ दिया जिसे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहा गया, जिसमें ये कहा गया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी मोज़ेले ने कहा कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती हैं और इसी वजह से आपको एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे करना चाहिए। और उम्मीद है कि अगर आप एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक ऐसा अरेंजमेंट मिलेगा जहां सिमिलर एलिमेंट एक साथ होंगे और डिफरेंट एलिमेंट सेपरेट होंगे। क्लास 11th में जब आप आ गए तो एक बात अच्छे से ध्यान रख लो कि आपको कोई लॉज ऑफ ऑक्टेव नहीं पढ़ना, लोथर मेयर नहीं पढ़ना, मेंडलीव क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना, नए सीबीएसई सिलेबस में अब ये नहीं है। ये लोअर क्लासेस के अंदर है, बस वहीं पर पढ़ना है। 11th में आपको मेंडलीव के बाद के टॉपिक से शुरुआत करनी है। तो एग्ज़ाम में आने वाला पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और किस पीरियोडिक प्रॉपर्टी के ऊपर क्लासिफिकेशन बेस्ड है, तो आपका जवाब होगा एटॉमिक नंबर। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि भाई मोज़ेले, अगर आप कह रहे हैं कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होना चाहिए तो करके दिखाओ। अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट हो तो आप क्लासिफिकेशन करके दिखाओ। मोज़ेले ने कहा कि भाई मैं तो हो गया बड़ा बूढ़ा आदमी, मेरे बस की बात नहीं है, हम तो बस एक चारपाई पे बैठ के बातें मार सकते हैं, बातें फेंक सकते हैं, बाकी हमारे बस की नहीं है। आप अपने आप कर लो, हमने आपको एक मेथड बता दिया कि शायद ये भी हो सकता है, आप कर लो अपने आप।
तब साइंटिस्ट आया नील बोहर, और नील बोहर ने क्लासिफिकेशन का जिम्मा उठाया और उसने मोज़ेले की बात एटॉमिक नंबर को क्राइटेरिया लिया, और एटॉमिक नंबर को क्राइटेरिया लेते हुए उसने एक पीरियोडिक टेबल को कंस्ट्रक्ट किया, एक पीरियोडिक टेबल को बनाया जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा गया। तो इस तरह से इसे हम क्या नाम देंगे? दिस इज कॉल्ड एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसे कहेंगे, या इसे आप बोहर्स पीरियोडिक टेबल भी कह सकते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या बोहर्स पीरियोडिक टेबल आप इसे नाम दे सकते हैं। नील बोहर ने पीरियोडिक टेबल को वर्टिकल कॉलम, हॉरिजॉन्टल रोज, ये हॉरिजॉन्टल रोज वर्टिकल कॉलम के अंदर डिवाइड किया। उसने इन हॉरिजॉन्टल रोज को नाम दिया पीरियड, और कितने पीरियड हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स उसने यहाँ पर बनाए, और कुछ उसने ग्रुप्स बनाए। इन वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and this is 13 14 15 16 17 18। तो नील बोहर ने एक अरेंजमेंट बनाया जिसमें रोज और कॉलम थे। रोज को पीरियड का नाम दिया 7 पीरियड, और 18 कॉलम्स जिनको उसने ग्रुप्स का नाम दिया, इन्हें ग्रुप कहा गया। ये ओरिजिनली जो नील बोहर ने दिया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं, और वो है ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा पंगा शुरू से चलता रहा। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन अपनी प्रॉपर्टीज़ में ग्रुप 1 से भी रिजेंबल करता था और ग्रुप 17 से भी रिजेंबल करता था। तो इस वजह से शुरुआत से ही ये समस्या आने लगी कि हाइड्रोजन को कहाँ रखें, ग्रुप 1 में रखें या ग्रुप 17 में रखें। तो अब लेटेस्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन को ना तो ग्रुप 1 में रखते हैं ना 17 में रखते हैं, इसको सेपरेट रखते हैं। पीरियोडिक टेबल में इसको सेपरेट रखा जाता है, इसकी सेपरेट पोजीशन है। तो हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में? आपका जवाब प्लेस्ड सेपरेटली। इस बात को याद रखना, जितने भी पुराने वीडियोस देखेंगे वहाँ पर हाइड्रोजन हमेशा फर्स्ट ग्रुप में होता था, पुरानी बुक में फर्स्ट ग्रुप में होता था। लेकिन नए कंसेप्ट में आप इसको याद रख लेंगे कि हाइड्रोजन को सेंटर में एक अलग ही पोजीशन को दिया गया। हम अभी हाइड्रोजन को यहीं पर लेके आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इस पीरियोडिक टेबल को बनाया गया। इस पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स के अंदर बांटा गया। पहला ब्लॉक देखो, ये पहले दो ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड, चाहे तो यहाँ मार्क लगा दो चाहे यहाँ मार्क लगा दो, इसे एस ब्लॉक नाम दिया गया, एस ब्लॉक कहा गया। और ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट कहा गया। इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट इसीलिए कहा गया क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आता है। जैसे आपके पास हाइड्रोजन है, कॉन्फ़िगरेशन 1s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल। तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में जो भी एलिमेंट थे वहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आ रहा था, एस ब्लॉक। 13 से 18 एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़ दें, तो 13 से 18 में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल। जैसे कार्बन 1s2 2s2 2p2, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में आता है, पी ब्लॉक कहा जाता है। अगर आपसे कहा कि भाई एक्सेप्शनल पी ब्लॉक एलिमेंट बताओ, तो क्या जवाब होगा? हीलियम, क्योंकि हीलियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आता है। कायदे से तो हीलियम एस ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टीज में ये ग्रुप 18 के साथ रिजेंबल करता है, प्रॉपर्टीज में क्लासिफाई करना साइंटिस्ट की मेन प्रायोरिटी थी। तो क्योंकि प्रॉपर्टीज में उनके साथ रिजेंबल करता है इसीलिए उसको वहाँ रखा गया, अदरवाइज ये एक एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो एक्सेप्शनल पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे तो जवाब आएगा हीलियम। ये बात आप याद रखिएगा। आपके पास ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12, इन्हें हम
डी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से पहचानते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में आता है। ऐसे ही पीरियोडिक टेबल के नीचे कुछ एलिमेंट को 2 रो के अंदर प्लेस किया गया है। इन्हें हम लेंथेनाइड, लेंथेनम के बाद के एलिमेंट को लेंथेनाइड कहा जाता है, एक्टिनियम के बाद के एलिमेंट को एक्टिनाइड, और इन्हें कलेक्टिवली एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर 3 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और एक ब्लॉक पी ब्लॉक इस पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा गया है, जिसे एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा गया। अगर आपसे पूछा बताएं डी ब्लॉक एलिमेंट कौन, तो आपका जवाब, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट डी सब शेल में एंटर करता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट एफ सब शेल के अंदर एंटर करता है। इतना समझना होगा। इसमें और भी कुछ बातें अब आपको यहाँ पर याद रखनी होंगी, ज़रा समझिएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी पहचानते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मिडवे होती हैं, इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। उसके अलावा एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से पहचानते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इनके बारे में और भी बात करेंगे। एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। उसके अलावा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कलेक्टिवली, एस एंड पी ब्लॉक को कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के नाम से या मेन ग्रुप एलिमेंट के नाम से या नॉर्मल एलिमेंट के नाम से इनको पहचाना जाता है। ये शुरुआत में बातें याद रखो। मैं आपको कुछ बहुत सारी बातें यहाँ एक साथ बताने वाला हूँ, लेकिन आपको अपनी मेमोरी में इनको साथ के साथ रखना होगा। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आया ट्रांजिशन एलिमेंट कौन, सीधा सा जवाब डी ब्लॉक। इनर ट्रांजिशन कौन, सीधा सा जवाब एफ ब्लॉक एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक कलेक्टिवली आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ये बात बनेगी। अब जैसा कि मैंने कहा कि हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में सेपरेट रख दिया गया है, इसकी एक सेपरेट जगह है। अब ये ग्रुप नंबर 1 में नहीं आता, सेपरेट आता है। चलो अब हम इसको सेपरेट रख देते हैं। अब इनमें से कुछ ग्रुप के नाम दिए गए हैं और आपको इन ग्रुप के नाम साथ के साथ याद रखने हैं। कुछ ग्रुप के नाम हैं, मैं नाम बताऊंगा और आप याद रखेंगे। ग्रुप नंबर 1, इसे हम अल्कली मेटल के नाम से पहचानते हैं। अल्कली मेटल कहा जाता है। अल्कली मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एलिमेंट और इनके ऑक्साइड जब पानी में इनको मिलाया जाता है तो अल्कलाइन सॉल्यूशन देते हैं। रीज़न साथ साथ लिखते जाना। वाई अल्कली मेटल कॉल्ड एज अल्कली मेटल? Because these elements and their oxide when dissolved in water give alkaline or basic solution. For example, if you dissolve sodium, it give NaOH. If you dissolve sodium oxide, it will give you NaOH. So whenever we dissolve these elements or their oxide in water, they will give we can say the basic medium alkaline medium, इसीलिए इनको अल्कली मेटल कहा जाता है। ग्रुप नंबर 2 के अंदर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम, इस तरह के एलिमेंट आते हैं। एक आध मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम वगैरह ये सारे एलिमेंट हैं और इन एलिमेंट को भी एक नाम दिया गया है। इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल इनको नाम दिया गया क्योंकि ये एलिमेंट अपने ऑक्साइड की फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। अपने ऑक्साइड की फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में, और जब पानी के साथ उनकी रिएक्शन करवाते हैं तो अल्कलाइन सॉल्यूशन देते हैं। जैसे आपने सफ़ेदी में इस्तेमाल होने वाले चूने का नाम सुना हो। चूना क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कहाँ मिलता है? ज़मीन में उनकी खान मिलती है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड अर्थ में मिलता है। अर्थ एलिमेंट, अर्थ मेटल कहा गया। और जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में हम डिज़ोल्व करते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो कि एक अल्कलाइन सॉल्यूशन है। इसीलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से पहचाना जाता है।
हर ग्रुप का नाम नहीं है, लेकिन कुछ ग्रुप के नाम हैं, वो तो आपको याद रखने हैं। ग्रुप नंबर 11 में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये 3 एलिमेंट। अब कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनको देखो क्या नाम इस्तेमाल होता है, इन्हें हम कॉइनेज एलिमेंट के नाम से पहचानते हैं। कॉइनेज, कॉइनेज का मतलब जो कॉइन्स बनाने में इस्तेमाल होते थे। पुराने ज़माने में तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के, सोने की अशरफियाँ, यानी ये सिक्के बनाने में इस्तेमाल होते थे, इसीलिए इनको कॉइनेज कहा गया। ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक वगैरह नाइट्रोजन फैमिली, और इस फैमिली को नाम दिया गया है निकोजन्स, इन्हें निकोजन्स कहा गया। PNICOGENS, बोलने में तो पनिकोजन अच्छा लगता है, पनिकोजन, बट पी साइलेंट रहता है, निकोजन। सफोकेशन, इसका मतलब सफोकेटिंग एलिमेंट। अगर आप सिर्फ नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो सांस घुटने लगता है, सफोकेटिंग होता है। ग्रुप नंबर 16 ये ऑक्सीजन फैमिली है। ऑक्सीजन फैमिली के लिए नाम इस्तेमाल होता है चाल्कोजन, इन्हें चाल्कोजन कहा जाता है। चाल्कोजन का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग। देखो ये एक एक शब्द आपको लिखना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, व्हाट आर चाल्कोजन, व्हाई दे नोन सो। तो चाल्कोजन आर द ग्रुप 16 एलिमेंट एंड दे नोन सो बिकॉज दे आर द ओर फॉर्मिंग एलिमेंट। आपके पास मैक्सिमम ओर या तो ऑक्साइड के होते हैं या सल्फाइड के, चाहे वो गैलेना है, चाहे वो CuFeS2 है, PbO है, PbS है, ये सारे के सारे ऑक्साइड या सल्फाइड ओर होते हैं। तो ये ओर फॉर्मिंग एलिमेंट यहाँ पे रहते हैं। ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, इस तरह के एलिमेंट, और इन एलिमेंट को एक नाम दिया जाता है, इन्हें हैलोजन्स के नाम से पहचानते हैं। हैलोजन कहा जाता है, कलर्ड एलिमेंट होते हैं। KBC में ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि इनमें से बताओ कौन सा कलर्ड होगा। हैलोजन लैंप आपने देखा हो, उनका लैंप बनाने में इस्तेमाल होता है, अलग अलग कलर की आती हैं हैलोजन। हैलोजन का मीनिंग होता है सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। आपसे पूछेंगे विच एलिमेंट या सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट कौन से हैं, आप जवाब देंगे ग्रुप 17, इनको हम सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट कहेंगे। और ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 के कई नाम हैं। पहले इनको इनर्ट गैस कहते थे क्योंकि इनके कोई कंपाउंड नहीं थे, इनर्ट कहते थे, अब नहीं कहते। अब इनको हम नोबल गैस कहते हैं, यानी ये लेस रिएक्टिव हैं, कभी कभी रिएक्ट करते हैं, नोबल हैं, सज्जन पुरुष हैं, जल्दी से गुस्सा नहीं आता, तो ये नोबल एलिमेंट कहलाए जाते हैं। ऐसे ही इनको आप रेयर गैसेस भी कह सकते हैं, रेयर गैसेस, ध्यान रखना, रेयर गैसेस भी कहा जाता है। F ब्लॉक को रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं। तो एग्जामिनर के लिए क्वेश्चन और आ गया कि वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। रेयर अर्थ एलिमेंट कौन? F ब्लॉक। रेयर गैसेस कौन? ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 का एक और नाम है, इन्हें एरोजन्स के नाम से भी पहचाना जाता है। एरोजन्स मीन्स प्रेजेंट इन एयर, और जब ये एयर में होते हैं तो इनका अमाउंट बहुत कम होता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये एलिमेंट हैं, इनका अमाउंट बहुत कम होता है। कम अमाउंट होने की वजह से ही इनको रेयर गैस के नाम से हम पहचानते हैं। तो मैंने यहाँ पर अभी आपको जो बातें बताई हैं, काफ़ी सारी बातें बताई हैं, उनको याद रखना। आपको पता होना चाहिए अब पीरियोडिक टेबल के कितने ब्लॉक हैं? 4। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसे कहा जाता है? S&P ब्लॉक। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है? D ब्लॉक। और इनर ट्रांजिशन कौन है? F ब्लॉक। F ब्लॉक का दूसरा नाम रेयर अर्थ एलिमेंट। अनदर क्वेश्चन, ट्रांजिशन एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? बता सकते हो ट्रांजिशन को ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर मिडवे ऑफ S&P ब्लॉक, इस वजह से। हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है? जवाब क्या होगा? कोई नहीं, इसको सेपरेटली पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया गया है। और हर ग्रुप का नाम याद रखना है, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, कॉइनेज, निकोजन, चाल्कोजन, हैलोजन, ये नाम आपको यहाँ पर बहुत बहुत अच्छे से ये नाम आपको याद रखने हैं, समझिएगा।
जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 92 से अबव होता है उन्हें हैवी एलिमेंट कहते हैं, जो 112 से अबव होते हैं उन्हें सुपर हैवी एलिमेंट भी कहा जाता है। तो सुपर हैवी एलिमेंट क्या हुए, और ये भी आप याद रखना, सुपर हैवी एलिमेंट में पता है आपको क्या कंफ्यूज करते हैं, आपसे लिख देंगे SHE, बताओ शी एलिमेंट कौन है, बच्चा कंफ्यूज, उनको तो लगता है कि सारे के सारे एलिमेंट ऐसे ही हैं, वो कहते हैं लिथियम, लिथियम होती होगी तो लिथियम इज द शी एलिमेंट, नो दैट इज नॉट द केस। मैग्नीशियम होती होगी, नहीं, ऑक्सीजन होती होगी, अरे नहीं, शी का मतलब सुपर हैवी एलिमेंट, एक नारी सब पे भारी वाली बात है, तो इसीलिए ध्यान रखो दे आर कॉल्ड है सुपर हैवी एलिमेंट, इनको कहा जाता है 112 से ज़्यादा जिनका एटॉमिक नंबर है, इस बात को समझना। कहते भी ना कि नारी शक्ति का रूप है, उसमें इतनी ताकत होती है वो सब कुछ बदल सकती है, तो इसीलिए ये SHE एलिमेंट के नाम से इनको हम पहचानेंगे। अब देखो एक गड़बड़ होती थी, गड़बड़ क्या होती थी कि पहले साइंटिस्ट लोग एलिमेंट सर्च करते थे, और एलिमेंट जब वो सर्च करते थे तो इनके नाम रखे जाते थे, और नाम रखने का मैकेनिज्म भी अलग था। या तो उनका नाम साइंटिस्ट के नाम पे रख दिया जाता, जैसे एक एलिमेंट का नाम रदरफोर्डियम साइंटिस्ट के नाम पे रख दिया गया, रदरफोर्डियम। ऐसे ही एक एलिमेंट उसका नाम पोलोनियम, पोलैंड कंट्री में सर्च किया गया तो पोलोनियम। एक का नाम बर्केलियम लैब के अंदर आया तो उसका नाम बर्केलियम रख दिया गया। तो पुराने ज़माने में कोई पर्टिकुलर एक हम कहेंगे रूल नहीं थे कि आखिर इन एलिमेंट का नाम कैसे रखा जाए, या तो लैब के नाम पे रख देते थे, या साइंटिस्ट के नाम पे रख देते थे, या वो जिस कंट्री में हुआ उसके नाम पे रख देते थे। अब ऐसे में अफ्रीका वालों को और इंडिया वालों को दिक्कत आई, भाई ये क्या है। अफ्रीका वालों ने कहा कि भाई किसी भी एलिमेंट का नाम झिंगा लाला हूहू नहीं रखा हुआ, उससे मिलता जुलता नहीं रखा हुआ, ये तो अफ्रीकन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया। इंडियंस ने कहा कि भाई हमारे यहाँ भी इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, किसी भी एलिमेंट का नाम बापू नहीं रखा गया, ये भी गलत हो गया। किसी भी एलिमेंट का नाम रामकृष्ण नहीं रखा गया, ये भी गलत हो गया। भाई अब ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ थी ही कि कोई भी हिंदुस्तानी नाम नहीं था, या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन नाम थे, क्योंकि जो भी रिसर्च होता था जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इन्हीं इलाकों में सबसे ज़्यादा हुआ करता था, तो वो अपने हिसाब से नाम रख देते थे। लोगों में एक असंतोष की भावना आनी ज़रूरी थी। तो IUPAC, जिसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कहा जाता है, IUPAC ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, जो पहले हो गया सो हो गया। अब जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होगा उनका नाम एक पर्टिकुलर मेथड से रखा जाएगा। तो अब हम सीखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट। नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स में ध्यान रखना, जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है सिर्फ उन्हीं के लिए ये रूल अभी तक दिए गए हैं। आगे आने वाले समय में हो सकता है सभी के लिए आ जाएं, लेकिन फिलहाल जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है, इसके लिए आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी, जैसे कुछ डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इन डिजिट के लिए कुछ शब्द दिए गए जिन्हें रूट, ऑर्गेनिक में वर्ड रूट कहते हैं, रूट कहा गया। 0 के लिए नील, ये तो कई बार आपने अपनी क्लास में सुना होगा कि ये बच्चा तो नील बच्चा है, कुछ नहीं आता। 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, ट्राई, 4 के लिए क्वेड। आजकल क्वेड बोलते हैं ना तो बच्चे स्क्वेड सुनते हैं, इतना पबजी खेल चुके हैं कि उन्हें क्वेड भी स्क्वेड सुनाई पड़ता है। दिस इज अ क्वेड, क्वेड इसको कहा जाएगा। 5 के लिए पेंटा शब्द आता है, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए इन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इन शब्द यहाँ पर आता है। तो इस तरह से इन शब्दों के लिए, इन डिजिट के लिए ये कुछ शब्द दिए गए और फिर इनको कुछ सिंबल दिया गया, सिंबल दिया गया। जैसे नील के लिए एन कहा, यू कहा, बी कहा, टी कहा, क्यू, पी, एच, एस, ओ, ई। इस तरह से इन डिजिट के लिए ये शब्द और ये सिंबल इन्हें यहाँ पर दिए गए। अब उन्होंने कहा कि भाई नाम कैसे लिखेंगे,
मैं आपको नाम लिखना सिखाता हूँ। एटॉमिक नंबर रूट प्लस ईएम, रूट प्लस ईएम, और लास्ट में उसका सिंबल लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। जैसे एटॉमिक नंबर है 101, एटॉमिक नंबर 101। अब 101 का रूट क्या होगा? अब 101 मिलके बनाए 101। 1 का रूट देखो क्या है? अन, तो हम कहेंगे अन। 0 का रूट क्या है? निल, हम कहेंगे निल। 1 का रूट क्या है? अन, और बाद में लगाएंगे ईएम, तो इसका नाम हो गया अन निल अनियम। इसका नाम हो गया अन निल अनियम, ये इसका नाम हुआ अन निल अनियम। सिंपल। 1 का सिंबल यू, पहला लेटर कैपिटल यू। 0 का सिंबल एन और 1 का सिंबल यू। यू एंड यू, यू एंड यू, ऐसे बोलने में ना एक इम्पैक्ट आता है। पता नहीं क्या ज़बरदस्त बात बोल दी हमने। जो केमिस्ट्री नहीं जानता होगा ना, वो ये समझेगा कि सामने वाला धमका के चला गया। यू एंड यू, ध्यान से। अनिल अनियम इस कंपाउंड का, इस एलिमेंट का नाम बनेगा और ये उसका सिंबल बनेगा। ऐसे ही देखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ, अगर ध्यान से, अब मैं आपसे कहता हूँ 151, शादियों में पहले जाया करते थे, 151 रुपये दे के आते थे। अब आप में से कोई बच्चा जो हमारी इस क्लास को देखने के बाद भावनाओं में बह जाता है और वो नॉर्मल काउंटिंग को भी केमिस्ट्री के हिसाब से, इनऑर्गेनिक के हिसाब से काउंट करता है। उसके पापा कहते हैं कि जा बेटा जाके लिखवा के आए 151 रुपये। किसी की शादी पार्टी में गए, बर्थडे पार्टी में गए, 151 रुपये लिखवा के आ। तो शेर का बच्चा जाएगा, 1 के लिए क्या बोलेगा? 1 के लिए बोलेगा अन। 5 के लिए क्या बोलेगा? 5 के लिए बोलेगा पेंटा। 1 के लिए क्या बोलेगा? अन, लास्ट में ईएम। कहेगा जी लिख दो अनपेंटानियम। लिखने वाले भी परेशान, अरे डॉलर सुना था, पाउंड सुना था, ये अनपेंटानियम क्या हो गया? कुछ ना कुछ बड़ा ही आदमी होगा, कोई बाहर के ग्रह की करेंसी लेके आया होगा। अनपेंटानियम। सिंबल क्या बनेगा? 1 का कैपिटल यू, पहला शब्द क्यू कैपिटल, और ये पी और ये यू, यू पी यू, इस तरह से ये सिंबल यहाँ पर बन जाएगा। ये सिंबल कहा जाएगा। ऐसे ही एलिमेंट 231, अगर सपोज भविष्य में 231 आता है, बता सकते हो क्या बनेगा? 231, 2 के लिए क्या आएगा? बाई, ठीक है बाई। 3 के लिए क्या आएगा? ट्राई, और 1 के लिए क्या आएगा? अन, और लास्ट में लिखा जाएगा अनियम। बाई ट्राई अनियम, बाई ट्राई अनियम। और सिंबल 2 के लिए कैपिटल बी, और फिर 3 के लिए क्या आएगा? टी, और फिर हमारे पास 1 के लिए क्या आएगा? यू, BTU। और थोड़ी अगर तफरी लेनी हो तो क्या कह सकते हो? बट्टू, भट्टू भी कह सकते हो इसको। तो ये एक अपना इंडियन सा नाम हो गया BTU। BTU कहना है, बट्टू तो मजाक की बात है, उसको नहीं आपने क्लास में बोलना, कहीं क्लास में जाके बोल दो, बेकार में कोई स्कैंडल खड़ा कर दो। सो दिस इज BTU, ये इसका सिंबल यहाँ पर बन के आएगा। BTU इसको कहा जाएगा। अच्छा चलो एक बात और बताओ, मैरिज में कहा कि भाई जाओ, अब आपने वहाँ पर 420 इसका नाम बताओ। इनऑर्गेनिक फ्रॉड, कई बार होता है ना हमारी लाइफ में, कई तरह के लोग मिलते हैं, फ्रॉड मिलते हैं, हम उसको कहते हैं भाई 420 आदमी हैं। लेकिन अगर आप उसको शालीन वे में कहो, एक सोफिस्टिकेटेड वे में, केमिकल वे में, जिससे आपकी केमिस्ट्री डेवलप रहे, केमिस्ट्री भी डेवलप हो जाए और सामने वाले को मालूम भी ना पड़े और खुद खुश भी हो जाओ। इनऑर्गेनिक फ्रॉड का क्या नाम होगा और क्या सिंबल होगा? देखो 4 का क्या नाम है? क्वेड, दिस इज कॉल्ड एज क्वेड। 2 का क्या नाम है? बाई। 0 का क्या नाम है? निल, और लास्ट में ईएम। क्वेड बाई नीलियम, क्वेड बाई नीलियम। किसी को कहो भाई तू तो बड़ा क्वेड बाई नीलियम है, वो बड़ा खुश होगा कि भाई तारीफ कर दी, जबकि उसको क्या पता कि आपने उसको इनऑर्गेनिक में 420 कहा है, फ्रॉड कहा है। सिंबल क्या होगा? सिंबल होगा Q। 2 के लिए क्या आएगा? B, और 0 के लिए क्या आएगा? N, QBN, QBN। अब QBN, वाह, किसी को यार यू आर लुकिंग लाइक अ QBN। अब QBN लुकिंग लाइक अ QBN, समझने वाला तो बस बेहोशी हो जाएगा कि यार ज़बरदस्त बात कही इसने, तारीफ़ कर दी भाई ने आज तो।
लेकिन आप एक्चुअल में जानते हैं इसका मतलब क्या है। दिस इज कॉल्ड एज 420 और क्वाड बाय नीलियम, ये इसका नाम यहाँ पर बनता है। एक लास्ट ले लो 551 मैरिज में जा रहे हो और 551 रुपये लिखवा के आने। भाई आखिर बड़े घर के बच्चे हो, कहाँ 151 लिखवाओगे, 551 रुपये लिखवा के आओ। 551 कैसे, क्या बोलोगे? देखो 5 के लिए क्या आएगा? पेंटा, दिस इज पेंटा, पेंटा 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 बना। 1 के लिए अनियम, पेंटा पेंटा अनियम, पेंटा पेंटा अनियम। और पहले 5 के लिए पी पी यू, पी पी यू पप्पू, पप्पू मत बोलना, इसको बेकार में गड़बड़ हो जाए कोई। पी पी यू ये सिंबल है, हाँ ठीक है, मजाक में आप इसको पप्पू कह सकते हो, लेकिन पी पी यू इज द सिंबल फॉर द एलिमेंट। इस तरह से इन सिंबल्स को आपने अच्छे से समझना, इन सिंबल्स को अच्छे से आपको याद रखना है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर मैंने अभी आज आपको एलिमेंट्स किस तरह से पहचान करनी है, क्या उनके नाम हैं, उनके ग्रुप हैं, ये आपको यहाँ पर बताया है और ये बहुत ज़रूरी है। पीरियोडिक टेबल में मैं आपसे ये कहूँगा कि आप कम से कम पहले 30 एलिमेंट के, कई बार बच्चे पूरी पीरियोडिक टेबल याद करने में लग जाते हैं, पहले 30 एलिमेंट के नाम याद रखो, उनके सिंबल याद रखो, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ये कुछ चीज़ें इनके बारे में शुरुआत से याद रखो। अगर ये चीज़ें शुरुआत से ही याद रखोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किसने दिया? तुरंत जवाब आना चाहिए नील बोहर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस लॉ पे बेस्ड थी? आपका जवाब आना चाहिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया? तुरंत जवाब आना चाहिए मुज़ेले। पीरियोडिक टेबल किसने दी थी? नील बोहर ने, लेकिन लॉ किसने दिया था? मुज़ेले। रेयर अर्थ एलिमेंट कौन है? रेयर अर्थ एलिमेंट नाम आना चाहिए एफ ब्लॉक। रेयर गैसेस कौन है? तुरंत नाम आना चाहिए ग्रुप नंबर 18। और ग्रुप नंबर 18 का एक्सेप्शनल एलिमेंट कौन है? तुरंत नाम आना चाहिए हीलियम, क्योंकि वो एस ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन प्रॉपर्टीज एक जैसी होने की वजह से उसे पी ब्लॉक के साथ रखा गया, वहां पर उसको बताया गया। तो बच्चों आज इस क्लास के अंदर हम इतनी ही बातें यहाँ पर सीखेंगे, क्योंकि अगले टॉपिक एक दूसरे के कॉन्टिन्यूशन में है। अगर अभी इस क्लास में शुरू करेंगे तो आधा अधूरा रह जाएगा। अगली क्लास के अंदर मिलेंगे और जानेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और बहुत इंटरेस्टिंग बातें हम सीखने वाले हैं। मिलेंगे अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।